ही जियाओनिंग को बहुत जोरों से उसको खींच खींच के बस कहीं ले जा रहा होता है। इधर पे गुचुएन भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है जियाओनिंग के पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, क्योंकि उसको डायरेक्टर ही पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पता नहीं वो क्या ही कर ले। और साथ में डायरेक्टर ही तो बहुत ज्यादा ड्रंक भी है, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है कि तभी गुचुएन की गाड़ी वहां से पास हो रही होती है। गुचुएन अपनी गाड़ी को उसके पास लेकर आता है और डायरेक्टर ही को जियाओनिंग से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर डायरेक्टर ही उस पे हावी हो जाता है और उसके ऊपर चढ़ के उसे मारने की कोशिश करता है। उस समय तो वो कुछ भी नहीं करता, पर जब पीछे से जियाओनिंग उसे बचाने आती है, डायरेक्टर ही के हाथों जियाओनिंग के हाथ में कट पड़ जाता है। ये देख के मानो गुचुएन की रगों में खून उबलने लगता है। वो बहुत जोर से डायरेक्टर ही को धक्का मारते हैं और साथ ही अब गुचुएन बिजली भी छोड़ने लगता है। इस बिजली की वजह से डायरेक्टर ही बहुत दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। पर थोड़े ही देर बाद गुचुएन भी बेहोश हो जाता है। जियाओनिंग उसके पास जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो खुद को इस चीज का जिम्मेदार मान रही होती है। वो उसे बार बार सॉरी बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी, मैं पक्का आपको ठीक कर दूंगी। और साथ ही इस चीज का सिग्नल पहुंचता है चेनरेन के फोन पे, क्योंकि चंद्रन ने एक ऐप डाउनलोड किया है जिसकी वजह से अगर गुचुएन के दिल में कोई भी बुरी हलचल होगी तो वो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगी। वो भी सीधे लोकेशन देख के गुचुएन के पास आने की कोशिश करता है कि इतने में ही गुचुएन को भी होश आ जाता है और वो जियाओनिंग से बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियाओनिंग फिर भी रो रो के खुद को ही दोषी ठहरा रही होती है। इतने में चंद्रन भी वहां पहुंच जाता है और गुचुएन भी अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। चंद्रन बोलता है कि डायरेक्टर ही को मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों सीधे अभी हॉस्पिटल जाओ। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और चंद्रन भी डायरेक्टर ही को हॉस्पिटल पहुंचाता है। पुलिस आती है और वो डायरेक्टर ही से बयान ले रही होती है। डायरेक्टर ही बोलता है कि भले ही मैं जो कह रहा हूँ आपको उस पर यकीन नहीं होगा, पर वो बाहर जो आदमी बैठा है ना, वो बिजली छोड़ता है, उसने मुझ पे बिजली छोड़ी जिसकी वजह से मुझे करंट लगा और मैं बेहोश हो गया। पुलिस वाली सोच रही होती है ये बिल्कुल सट का हुआ आदमी है और ये जो भी बोल रहा है बकवास कर रहा है, क्योंकि वो ड्रंक भी होता है। साथ ही चंदन भी बताता है कि इसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है और साथ ही इसी कंपनी ने भी इसे बाहर निकाल दिया गया है और ये औरतों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो दोबारा से डायरेक्टर ही से बयान मांग रही होती कि आखिर आज क्या हुआ और उसने आज ऐसा क्यों किया। फिर भी डायरेक्टर ही अब बेहोश होने का बहाना करते हैं कि मुझे तो होश ही नहीं आ रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर समझ जाती है कि ये पक्का बहाना कर रहा है और यही कल्प्रिट है। बाहर जाके वो जियाओनिंग और गुचुएन से पूछती है कि आज क्या क्या चीजें हुई। जियाओनिंग उसे सारी चीजें बता दी कि कैसे डायरेक्टर ही ने उसे घसीटा है, उसे मारने की कोशिश की है, पर ठीक टाइम पे वहां गुचुएन आने की वजह से उसकी जान बच गई, तो उन्होंने गुचुएन पे भी अटैक कर दिया। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम सीसीटीवी फुटेजेस देखेंगे ये साबित करने के लिए कि आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। पर यहाँ पे चंद्रन फिर से उस पुलिस ऑफिसर पे लाइन मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ येन को वो एम्प्लॉय दोबारा से परेशान कर रहा होता है और उसे छेड़ रहा होता है। जाओ येन उसे मना करती है पर वो फिर भी नहीं मानता। जाओ येन उसका हाथ मोड़ देती है, उसे धमकी देती है कि वो दोबारा उसके पास आए, तो वो जाओ येन को गाली देने लगता है। वो दोबारा से उसे घुमा के एक शॉट देती है और नीचे जमीन पे पटक देती है। यहाँ पे चंद्रन जब लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है कि तभी जाओ येन उसी इन्वेस्टर के साथ उस हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि उसने उस इन्वेस्टर को बहुत बुरी तरह पीटा होता है। तो जाओ येन उसका इलाज कराने भी हॉस्पिटल आती है। चंद्रन उसे देखता है और बोलता है कि ओह तूने दोबारा एक और लड़के को मार दिया, और दोबारा से जाओ येन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो जाओ येन के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलने लगता है कि जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ, तो जो भी कहेगी उसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा। पर जाओ येन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो उसके कंधे पे हाथ रख रहा है। वो उससे भी घुमा के शॉट देती है और जमीन पे पटक देती है। इतने पे वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और ये पुलिस ये इन्वेस्टर ने बुलाई होती है, क्योंकि जाओ येन ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। जाओ येन कहती है हाँ मैंने इसे मारा है, मैं रीजन बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों मारा है, और वो उस पे वुमेन असॉल्ट का केस लगाने वाली होती है। इन्वेस्टर डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है इस औरत के खिलाफ, इस मामले को यहीं पे रद्द कर दो। और वो आदमी अपना इलाज कराने हॉस्पिटल के अंदर चले जाता है। पर चंद्रन दोबारा से जाओ येन से फ्लर्ट करने लग जाता है। वो उसे नंबर तक मांगता है, पर जाओ येन उसे बिना मुंह लगाए वहां से चली जाती है। चंद्रन को ये लड़की काफी इंप्रेसिव लगती है, क्योंकि जहां बाकी लड़कियां उसके पीछे पड़ी होती है वहीं ये लड़की उसे काफी ज्यादा अवॉइड कर रही होती है।
जियाओनिंग और गुचुएन भी घर पहुंचते हैं और जियाओनिंग जिद करते कि जब तक का वो सो नहीं जाता अच्छे से वो तब तक का वहीं पर रहेगी। गुचुएन कहता है ठीक है और वो चले जाता है खुद को चार्ज करने के लिए, जहां वो चार्ज हो रहा होता है और जियाओनिंग को अपनी दादी का कॉल आता है और वो उसे घर बुला रही होती है। जियाओनिंग सोचती है कि एक बार बस मैं देख लेती हूँ कि गुचुएन अच्छे से सो रहे हैं कि नहीं, फिर मैं घर चली जाऊंगी। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है वो दरवाजा लॉक्ड होता है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। गुचुएन जब पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है वो बाहर आके देखता है कि जियाओनिंग अभी भी उसके घर पे उसका वेट कर रही है और बेचारी वहां पे सो ही गई है। वो एक ब्लैंकेट लाके उसे उड़ाता है और फिर अपने बेड पे आराम करने चले जाता है। इतने में उसे डॉक्टर का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ, क्योंकि तुम्हारे हार्ट में कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। गुचुएन बताता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुझे प्यार हो रहा है?" गुचुएन कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, पर क्यों?" डॉक्टर बोलता है कि प्यार करना, फील करना, इमोशंस अपने दिल पे रखना वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करोगे उसकी वजह से तुम्हारे दिल में एक्साइटमेंट पैदा होगी, और अगर एक्साइटमेंट पैदा होगी तो तुम्हारे दिल से ज्यादा बिजली निकलेगी, और ज्यादा बिजली निकलेगी तो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को ही डैमेज होने का खतरा हो सकता है। अब बेचारे गुचुएन को तो फील करने की भी इजाजत नहीं है। वो फोन रख देता है ये कह के कि आप इतने सालों से कह रहे हैं कि आप कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पर आज तक का आपने कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। सुबह होती है और जियाओनिंग की आंखें खुलती है। वो सोचती है कि यार मैं बॉस के घर में कैसे सो गई। वो अपने बगल पे देखती है तो तय करके गुचुएन ने उसके लिए कपड़े रखे होते हैं। वो वहां से चली जाती है और बाद में जब गुचुएन वहां पे आता है वो एक चिट देखता है जिस पे उसने थैंक यू बोला होता है कपड़ों के लिए और उसे ब्लैंकेट उड़ाने के लिए। साथ ही उसने ये भी कहा होता है कि अपना ख्याल रखना प्लीज। और वो सीधे जाती है अपनी आंटी के पास हॉस्पिटल में उन्हें खाना देने के लिए। इतने में चैन रेन भी आ जाता है गुचुएन के घर में और सीधे कॉल करता है जियाओनिंग को। उसको बोलता है कि हमें हॉट पॉट खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो तुम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रेन के पापा यानी कि डायरेक्टर जू बात कर रहे हैं टेंगजू से और वो उन्हें बता रहे हैं कि आज या थोड़े दिनों में तुम्हारे पापा जेल से छूट जाएंगे, तुम्हें उन्हें जाकर मिलना चाहिए। पर टेंगजू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलता है कि वो ही तो हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। डायरेक्टर जू बोलते हैं कि भले ही कुछ भी हो वो फिर भी तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें जाना चाहिए। साथ ही मेरी एक कॉरपोरेशन है जो काफ़ी छोटी है, अभी उतना सक्सेस नहीं की है उसने, उसमें कुछ काम बाकी है। उसमें अगर तुम मेहनत करोगे तो वो कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। आज वो कंपनी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। टेंगजू बहुत ज़्यादा खुश होता है, उन्हें थैंक यू बोलता है। ये कहता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा उस कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाने में। बाद में वो जाता है अपने पापा से जेल में मिलने के लिए और उनकी बातों से पता चलता है कि उसके पापा ने तो उसकी माँ को मारा है, इसीलिए टेंगजू से इतना नफरत करता है। उसके पापा पूछते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, तुम्हारा ख्याल अच्छे से अंकल जू रख रहे हैं या नहीं, और ये सारी चीज़ें। टेंगजू बोलता है वो मुझे अपने बेटे की तरह रखते हैं, बिल्कुल वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, साथ ही साथ उन्होंने मुझे कंपनी भी दी है संभालने के लिए। उसके पापा कहते हैं कि पैसों की वजह से तुम अंधे मत हो जाना और ब्लाइंडली वो जो भी बोलते हैं उन पर ट्रस्ट मत करना। टेंगजू बोलता है मैं क्यों ना उन पे ट्रस्ट करूं, उन्होंने मेरा ट्रस्ट जीता है, उन्होंने मुझे पैसों से नहीं खरीदा बल्कि केयर से खरीदा है, और साथ ही वो आपकी तरह क्रिमिनल नहीं है। टेंगजू के आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। जियाओनिंग भी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेके गुचुएन के घर पे पहुंच जाती है। चंद्रन उसको रुकने को बोलता है और कहता है कि तुम आज हमारे साथ ही खाना खा लो। जियाओनिंग तभी खाना बनाने की तैयारी कर रही होती कि चैनन उसे बोलता है कि तुम गुचुएन पे पूरा का पूरा ध्यान देना, वो जो भी कुछ करेगा उसकी सीधे रिपोर्ट मुझे करना। जियाओनिंग बोलती है कि वो बच्चे थोड़ी ना है जो उनकी छोटी सी छोटी रिपोर्ट मैं आपको करूंगी। चैन रैन तभी उसे ऑफर देता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। फिर क्या था, जियाओनिंग पैसे का नाम सुनते ही झट से मान जाती है और बोलती है सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। वो कहता है सबसे पहले तो तुम मुझे वीचैट पे ऐड करो और फिर उसके बाद मेरे लिए अच्छा सा कुछ खाना बनाओ। जियाओनिंग कहती है फिर गुचुएन का क्या? वो बोलता है अरे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ। वो फिर पॉट ढूंढने लग जाती है पर उसको पॉट मिलता ही नहीं है। वो चैनरन को ये बताती है। चैनरन बोलता है कि ठीक है तो मैं पॉट बाहर से खरीद कर लेकर आता हूँ। इतने में गुचुएन भी नीचे आ जाता है और वो बताता है कि उसको तो हॉट पॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो चैनरन को पसंद है।
जियाओनिंग तभी उसे बैठने को कहती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्दी सा कुक कर देती हूँ। वो जब कुक कर रही होती है उतने में ही चेनरेन का मैसेज आता है गुचुएन को, ये कहते हुए कि मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। तुम अपना टाइम जियाओनिंग के साथ एंजॉय करो और तब तक मैं कुछ अपना पर्सनल काम पूरा करके आऊंगा। गुचुएन फिर भी रिप्लाई करता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, पर चेनरेन मानने को तैयार ही कहा था। इतने में ही जियाओनिंग बुलाती है गुचुएन को अपने पास हेल्प करने के लिए। जैसे वो वहां पे जाता है वो उसका फेस देख के उसके बाल उसके फेस से आराम से हटाने लगता है। तभी वो बोलती है नहीं, फेस से बाल नहीं हटाने थे, बर्तन निकालने थे, इसीलिए बुला रही थी। और गुचुएन हो जाता है झंड। वो बाद में साइड पे आकर सोचता है कि उसको टच करने के बाद मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो जाती है, आखिर मुझे ऐसा क्यों होता है। इतने में ही वो सारा का सारा खाना प्रिपेयर कर देती है और अब वो बैठ के खाने लग जाता है। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, वो तारीफ भी करता है। वो जियाओनिंग को भी ज्वाइन करने को कहता है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि गुचुएन के मम्मी पापा बाहर पे आए हुए हैं। गुचुएन दरवाजा ही नहीं खोल रहा होता है तो उसकी माँ उसके डोर पे पासवर्ड टाइप करके दरवाजा खोल ही रही होती है कि इधर गुचुएन भी दरवाजा खोलने जाता है और उसका पैर लग के जियाओनिंग के पैरों पे दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं इसी मूवमेंट पे उसकी माँ दरवाजा खोल देती है और घबरा के दोबारा से बंद कर लेती है। बोलती है कि कहीं मैं दूसरे रूम पे तो नहीं आ गई, यहाँ पे तो कोई लड़की है और वो किसी लड़के को हक कर रही है। उसके पति बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुचुएन का ही घर है, तूने क्या पता गलती से कुछ इमेजिन कर लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका पति बोलता है चलो हम दोबारा से दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। तभी उसकी माँ जब अंदर जाती है तो सीन ये होता है कि गुचुएन तो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जियाओनिंग को और जियाओनिंग अपने लैपटॉप पे उसके इंस्ट्रक्शंस नोट कर रही है। वो तभी गुचुएन को बोलता है हमने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए। तभी जियाओनिंग उन्हें हाय बोलती है और बताती है कि वो गुचुएन की असिस्टेंट है। उसकी माँ इतना अच्छा खाना बना हुआ देखकर पूछते है कि क्या ये खाना तुमने बनाया है, चलो हम साथ में बैठ के खाते क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया है। वो लोग खाना खाने बैठते हैं और जियाओनिंग को बोलते हैं कि हमारे साथ खाओ, पर जियाओनिंग वहां से चली जाती है ये कह के कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। वहीं दूसरी तरफ चेनरेन तो किसी और का ही इंतजार कर रहा होता है। जाओयन जैसे ही अपने बॉस से बड़ी मुश्किल से लीव पेपर साइन कराकर बाहर आती है उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है जो कि सर्वे कर रहा होता है, पर जाओयन उसकी बात नहीं सुन रही होती। जैसे ही वो बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम सर्वे कंप्लीट करोगी तो, और वो वैसे ही इमीडिएटली अपना बारकोड निकाल के कहती कि ठीक है पहले मुझे पैसे पे करो और फिर मैं सर्वे करूंगी, और वो उसको सच में पैसे पे कर भी देता है। जाओयन तो बहुत ही सरप्राइज होती है और फिर वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है। पता चलता है कि उसको तो चेनरेन ने भेजा और चेनरेन दूर से उन दोनों की वीडियो बना रहा है जिसका फुल फोकस है जाओयन पे। वो जाओयन से पूछता है कि क्या वो सिंगल है और उसको किस टाइप का हस्बैंड चाहिए, वो क्या क्वालिटीज देखती है, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसकी क्या इनकम होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों में जाओयन जवाब देती है कि हाँ मैं सिंगल हूँ, मेरा अभी तक का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और रही बात इनकम की तो वो मैटर नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत डिसेंट भी कमाता होगा तो चलेगा, पर हाँ वो औरतों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको अच्छे से आना चाहिए कि उसे कैसे मेरा ख्याल रखना है, और साथ ही दिखने वाइज ठीक ठाक भी दिखेगा तो मुझे चलेगा। और इतना कहते ही वो कहता है थैंक यू आपका सर्वे खत्म हो गया। और पता चलता है कि जाओयन भी सच में चेनरेन से ही मिलने जा रही होती है और उससे माफी मांगती है काफी रूड तरीके से, क्योंकि उसने पिछले दिन हॉस्पिटल में उसे बहुत जोर के मारा जो था। उसकी माफी मांगने के तरीके पे तो मानो चेनरेन फिदा ही हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो। तभी उसे वो एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ। जाओयन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे दोस्त को हाथ लगाओ, तुम ना ही मुझे टच कर सकते हो ना ही उसको टच कर सकते हो। चेनरेन तभी बताता है कि जियाओनिंग मेरी ही कंपनी में काम करती है और मैं उसका बॉस हूँ, उसने मुझे वीचैट पे ऐड किया और तब मैंने फोटो देखी और तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो बोलती है कि क्या तुम उसकी बॉस हो? वो तो मुझे बताती थी कि उसका बॉस बहुत ही हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, डिसेंट है, तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो बोलता अच्छा वो ना किसी और बॉस की बात कर रही होगी जो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तभी जाओयन पूछती है क्या तुम सिल्वर स्पून हो, यानी कि क्या तुम पैदाइशी बहुत अमीर थे? वो बोलता है हाँ। वो कहती है ओहो तब तो तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपने माँ बाप की कमाई हुई दौलत पे ऐश करते हैं और इधर उधर पागलों की तरह घूमते रहते हैं। वो उसे दोबारा से रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है, पर चेनरेन तो उस पे और भी ज्यादा फिदा हो जाता है ये सोच के कि इस लड़की में तो सब कुछ है जो मुझे चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ गुचुएन की माँ उससे बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें जो उस दिन कहा था कि हम तुम्हारे घर के आसपास कोई घर ढूंढेंगे, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। उसके पापा को तभी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम इससे क्यों पूछ रही हो, हमें कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। इतने में गुचुएन कहता है कि आपको मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं है, दरअसल मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इस पर उसके पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं आज तुमसे क्लियरली फेस टू फेस पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम अपनी माँ को इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट करते हो। जब तुम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तुम्हारी माँ ने बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि बिना सोए भी तुम्हारे बगल में बैठी रही कि कहीं तुम्हें किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। उसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, उसने तुम्हें इतना प्यार दिया और आज तुम ऐसा कह रहे हो उसके लिए। अगर हमें पता होता कि जान बचाने के बाद तुम इतने बुरे बेटे बन जाओगे तो हम तुम्हारी जान बचाते ही नहीं। गुजुएन भी बुरा तो लग रहा होता है उसको, पर वो बोलता है जो सब कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आप जो फील कर रहे हो आप वही बोल रहे हो, पर मुझे देखो, उस ऑपरेशन के बाद मैं किसी भी काम का नहीं रहा हूँ। मैं ना ही किसी को प्यार कर सकता हूँ, मैं ना ही शादी कर सकता हूँ और मैं कभी भी आपको एक फैमिली नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपसे दूर रहना प्रेफर करता हूँ। तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग रहें। उसका पापा गुस्से पे वहां से चले जाता है, पर उसकी माँ उसे हक करके बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जियाओनिंग भी जब ऑफिस पहुंचती है तो सू मैनली उससे पूछती है कि तुम आज इतनी लेट क्यों आई और कहाँ थी। तभी वो उसको सारे एक्सीडेंट की चीजों के बारे में बताती है और सू मैनली कहती है कि मुझे गुचुएन ने कुछ भी नहीं बताया, तुम उसे मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकती थी क्या। जियाओनिंग तभी बोलती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनके लिए अभी खाना भी बना कर आई हूँ। सू मैनली को थोड़ी तो जलन हो रही होती है और वो उससे उसका एड्रेस मांगती है ताकि वो गुचुएन से जाकर मिल सके। वो गुचुएन के पास जाती है और वहां पे पहले से ही चैनरेन मौजूद होता है। गुचुएन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें अब वापस ऑफिस चले जाना चाहिए। वो उससे हेल्प भी मांगता है कि मेरे मम्मी पापा वापस से घर जाने वाले हैं, तो क्या तुम उनके लिए फ्लाइट बुक करा सकती हो। सू मैनली हाँ बोलती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरे दिन ऑफिस में जियाओनिंग अपने वो होटल के डिजाइन पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, इतनी ज्यादा कि सारे के सारे लोग घर चले जाते हैं, पर वो फिर भी काम कर रही होती है। गुचुएन वहां आता है, उसके मॉडल को देखता है और पर 2-3 कमियां जरूर निकाल ही देता है कि तुमने गैप अच्छे से नहीं लिया, तुमने बहुत ज्यादा ग्लू लगाया है जिससे ये बहुत ज्यादा स्लॉबी सा लग रहा है। वो बोलती है पर अब मैं क्या करूं। गुचुएन कहता है कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कल तुम वापस आके इस डिजाइन को सही कर लेना। वो दोनों लिफ्ट पे जाते हैं और सही चल रही होती है कुछ टाइम के लिफ्ट, पर थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट बंद होते ही जियाओनिंग का मुंह अजीब हो जाता है और वो सॉरी बोलने लगती है गुचुएन को। गुचुएन कहता है पर तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। वो बोलती है नहीं, मेरा बैड लक है ना, वो आप पे हावी पड़ गया, मेरे बैड लक की वजह से ही ये लिफ्ट खराब हुई है, मुझे पता है। गुचुएन सोचता है ये क्या बकवास कर रही है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या फिंगस्टन का थ्योरी पता है। अब ऑफ कोर्स उसको कुछ भी नहीं पता होता कि फिंगस्टन कौन है। तभी वो बताता है कि वो एक अमेरिकन सोशलिस्ट था। उसने ये बताया है कि 90% चीजें वो होती हैं जो हम करते हैं उसका आउटकम, और 10% वो होता है जो हम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम अनलकी हो, अगर तुम्हारे साथ कोई अनलकी चीज हो भी रही है तो जिस तरह से तुम उससे डील करोगी वो बताएगा कि तुम कितनी ज्यादा किस्मत वाली हो। तभी वो पूछता है कि तुम्हारे लिए खुशी क्या है। वो बताती है मेरे लिए खुशी वो थी जब मेरे पापा मेरे लिए प्यारी सी प्रिंसेस ड्रेस लेके आया करते थे। वो उससे पूछते है कि आपके लिए खुशी क्या है। गुचुएन बताता है कि मेरे लिए खुशी है जिन एन अवार्ड जीतना, अगर एक बार मैं वो जीत जाऊंगा तो फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये बात सुनते ही जियाओनिंग कहती कि नहीं नहीं, आप रिटायर नहीं हो सकते, आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या आप अपना टैलेंट ऐसे ही वेस्ट करोगे। जब तक का मैं आपसे कम से कम 20% आपका टैलेंट एब्जॉर्व नहीं कर लेती, आप रिटायर नहीं हो सकते। गुचुएन तभी कहता है कि ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जहां भी जाऊंगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाहे वो जगह कोई भी हो। इस पर जियाओनिंग स्माइल करती है। इतने में ही हेल्प करने वाला वहां पे से आ जाता है और दोनों एक दूसरे से बोल रहे होते कि पहले तू बाहर जा, पहले तू बाहर जा, पर गुचुएन नहीं सुनता और जियाओनिंग को पकड़ के सबसे पहले बाहर कर देता है। फिर जियाओनिंग अपना हाथ देती है गुचुएन को ऊपर खींचने के लिए और उसका हाथ टच करते ही उसको फ्लैशबैक आने लगते हैं उस एक्सीडेंट के। उसको बहुत अजीब लगता है कि उसका हाथ टच करके उसको फ्लैशबैक आखिर क्यों आ रहे हैं। जब वापस गाड़ी में वो जा रहे होते हैं तब गुचुएन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है आर्किटेक्चर स्टोरी क्या होती है।
वो बताती है कि मेरे पापा एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई थी और आज जब मैं उन बिल्डिंग्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने पापा पे कि आखिर वो क्या सोच रहे होंगे इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते वक्त। गुजवन पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हारे पापा आर्किटेक्चर का काम करते हैं? वो बताती है कि अब मेरे मम्मी पापा बिल्कुल नहीं रहे हैं, वो दोनों मेरे को बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। गुजवन उसे ये बोलने के लिए सॉरी बोलता है। जियाओनिंग तभी कहती है मैं ये ज़्यादा लोगों को नहीं बताती क्योंकि फिर सारे लोग मुझे दया की तरह देखेंगे और मैं किसी की भी दया नहीं लेना चाहती। मैं अपनी एबिलिटी और काबिलियत की वजह से ही सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, ना कि किसी दया के ऊपर। गुचुएन को उसकी ये बात बहुत इंप्रेसिव लगती है और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो, तुम अपनी एबिलिटी के सहारे ही सक्सेसफुल हो रही हो। और यहाँ पे जियाओनिंग स्माइल करने लग जाती है। वो उसे घर छोड़ती है और वापस अपने घर चली जाती है। गुजुएन फिर अपने घर जाकर बैठ के सोचता है कि जब भी मैं जियाओनिंग के हाथ को पकड़ता हूँ मुझे वो एक्सीडेंट के फ्लैशबैक क्यों आने लग जाते हैं, मुझे उसका हाथ टच करके इतना अजीब आखिर क्यों फील होता है। और यहीं पे ही इस पार्ट का एंड हो जाता है।